हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन देखेंगे इन केस ऑफ यूकेरियोट्स। और आपको पता होगा कि इसमें दो टाइप हम कंसीडर करते हैं। पहला टाइप होती है टॉर्पेडो मॉडल होती है, और दूसरा होती है एलोस्टेरिक मॉडल। ठीक है, दूसरा होती है एलोस्टेरिक मॉडल। सो ये दोनों को ही हम देखेंगे आज कि कैसे यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होती है। तो आपको पता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होती है कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रही होती है और वो क्या करते हैं, ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो मैंने लिखा है, ये एमआरएनए नया वाला जो नेसेंट एमआरएनए है ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है ये है हमारा डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसी को रीड करके यहाँ पे एमआरएनए कुछ कोडोन्स बना रहा है, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ये ऐड कर रहे हैं और यही न्यूक्लियोटाइड्स बाद में जाकर कोडोन का रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो अब जब ये न्यूक्लियोटाइड जब ऐसे बन रहा है ना, तो जैसे आपको ये ना एक ग्रेजुअल प्रोसेस की तरह आपको इमेजिन करनी है कि ये चल रही है। ऐसा नहीं होती कि रुक जाती है, रुक के ये चीज़ें हटा लेती है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ती है, ऐसा नहीं है। जब आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन देखते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये कहीं पे स्टॉप नहीं करती है, चलती रहती है। ठीक है, तो आपको फ्लो में इसे इमेजिन करनी है। तो देखिए, जैसे आरएनए सबसे पहले अभी हम बता देती हूँ मैंने कौन सा एक्सप्लेन करना है यहाँ मैं आपको पहले टॉर्पेडो वाला बताऊंगी, फिर उसके बाद हम एलोस्टेरिक पे बात करेंगे। तो जब हम टॉर्पेडो मॉडल पे बात करते हैं तो टॉर्पेडो मॉडल पे क्या होती है कि ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रही है, हमारा नेसेंट एमआरएनए जो है ये फॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ से ये निकल के ये जा रही है। तो जब निकलते निकलते जाती है ना, तो ऐसा एक पॉइंट आता है यहाँ इस लगभग इस वाले पॉइंट पे, जहाँ पे हमें दिखता है कि पॉली पॉलीमरेज की वजह से यहाँ पे बहुत सारे एडेनिन के हमें सीक्वेंसेस दिखते हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स दिखते हैं। ठीक है, तो यही एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जब इसी पॉलीएडेनिन को जब ये एनकाउंटर करता है, इसको जब पता चलता है कि अच्छा इस पे तो पॉलीएडेनिन लग चुका है, तो क्या करती है, यही देख के क्या करती है, हमारा यहाँ पे कुछ क्लीवेज फैक्टर्स आके यहाँ पे रोल प्ले करती है। क्लीवेज फैक्टर बोले तो ये सारे, ठीक है, ये कुछ हमने देखी होती है ना, उसमें स्प्लाइसिंग वगैरह में देखी होती है, कुछ क्लीवेज फैक्टर्स होती है, वो सारे क्लीवेज फैक्टर्स यहाँ पे हमारा आ जाता है। ठीक है, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो ये आगे क्या करती है, इनका मेन काम होती है कि क्लीव करना। तो ये पहले जाके कहाँ क्लीव करती है, ये जाके मैं इसी पिक्चर पे बना देती हूँ या फिर इसी में बना देती हूँ। तो ये जाके क्या करती है, ये फैक्टर जाके यहाँ जाते ही ये यहाँ पे कहीं पे क्लीव कर देती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर इमेज विजुअलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जाके इन्होंने जाके क्लिप कर दी। अब इन्होंने क्लिप करते वक्त क्या हो गया कि ये जो यहाँ तक का हिस्सा है ना, इधर से इधर तक का हिस्सा, ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर निकल आएगा। ये क्लीव हो गया तो ये कट के बाहर आ गया। तो क्लीव होने के बाद हमें क्या दिखेगा, ये कट के ये वाला पोर्शन यहाँ बाहर आ गया, हमें यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसा थोड़ा सा। और यहाँ पे कुछ, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये सिंथेसिस यहाँ पे बंद हो जानी है। ये क्या करेगी, ये वाला हिस्सा तो बाहर आएगा ही ना, जो इतना पोर्शन, इस केस में जो इतना पोर्शन आरएनए पॉलीमरेज ने जो सिंथेसाइज की थी, इसको तो बाहर आना है कि नहीं, ये वहाँ चिपक तो नहीं जाएगी आरएनए पॉलीमरेज के साथ। तो ये जब बाहर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये कट लग चुका है, यहाँ पे ये पोर्शन कट लग चुका है, तो ये पोर्शन हमारा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन सिर्फ रहेगा। और आरएनए पॉलीमरेज, अभी आरएनए पॉलीमरेज क्या होती है, फर्दर वो एलोंगेशन पॉलीमरेज हम उसे कंसिडर कर लेंगे, तो ये आगे बढ़ जाती है। ठीक है, ये आगे बढ़ जाएगी। तो ये 3 प्राइम जो है ये हमारा बाहर आ गया। तो जैसे ही ये 3 प्राइम बाहर आ जाएगा ना, हमने देखा होता है कि ये वाला पोर्शन जो है ये तो हट गया, ये वाला जो हट गया ये तो कट गया। ठीक है, ये हमारा एमआरएनए तैयार हो गया। अब ये फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन में जाएगी। लेकिन इस पोर्शन का क्या, ये जो पोर्शन रह गया है, इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, तो इस पोर्शन के लिए हमारा कुछ यहाँ पे एंजाइम्स वर्क करती है। ठीक है, और यहाँ पे 2 एंजाइम का नाम आपने बहुत ही ज़्यादा कॉमन सुना होगा, RET1 और XRN2। ठीक है, सो ये दोनों का ही काम ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सिंस ये 5 प्राइम एंड कंसिडर करेंगे और 3 प्राइम एंड ये होगा, और इसका कोई काम नहीं है, तो हमारा काम क्या होगा, इसे आके डिग्रेड कर देना। सो डिग्रेड करने का मतलब क्या है कि इनका ऑब्वियसली इनमें से इसका रोल तो एक्सोन्यूक्लियस तो होना ही पड़ेगा। एक्सोन्यूक्लियस दैट टू
इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये क्या करेगी, कट कर देगी, जिसकी वजह से ये सारे टुकड़ों में ऐसे कट करके ये पूरा ओवर हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज फ्री हो जाएगा और वापस उधर पे क्या होगा, फर्दर जो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी उस पर हमें फिर से एक mRNA मिलेगा। तो वही mRNA को सेम प्रोसेस से हम कंसिडर करते हैं। अब जो ये एक्सोन्यूक्लियस है, ये 5 प्राइम टू, ये देखिए जैसे ही पॉलीएडिनाइलेशन ए वाला जो पोर्शन है वो जैसे ही हट गया था ना, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इलाका जो है वो सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि पॉलीएडिनाइलेशन और प्लस वो 5 प्राइम पे जो कैपिंग होती है वो सारा हमें प्रोटेक्टेड रखती है, mRNA को प्रोटेक्टेड लेके, लेकिन जिसके वजह से उस पर कोई भी डिग्रेडेशन हम इनिशियली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब तो ये तो सेंसिटिव हो गया है, ये थोड़ा सा खुल गया है, तो ऑब्वियसली ये जो है XRN और R81 ये जाके इस पर आराम से कट कर सकता है और इसको क्लीव कर सकता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे RET1 और XRN1 दोनों ही करता होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक है। जो RET1 है वो हमें देखने को मिलेगी, सिंस हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे हमने इसको कंसिडर किया। XRN2 भी हमें देखने को मिलेगी, ये ह्यूमंस में देखने को मिलती है। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है, तो आपको इसको साइमल्टेनियस में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम में अगर RET1 आए XRN आए, आप दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों के पास जो कभी कभी ना इनके पास ये भी होती है कि डिग्रेड करके क्या करती है, ओवरऑल ये टर्मिनेशन, मतलब ओवरऑल ही इस पूरे प्रोसेस को ये टर्मिनेट कर देती है। ठीक है, इसके आगे अब कुछ नहीं होना है, आरएनए पॉलीमरेज गायब हो गया और पूरा कंप्लीटली ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने के बाद क्या होती है, अब यही एक्सोन्यूक्लियस कट कर करके तो यहाँ 3 प्राइम तक पहुँच जाएगी। तो जैसे ही ये 3 प्राइम तक पहुँच गई ना, ये क्या करती है, ये जो एलोंगेशन जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको ये डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से ये अलग हो जाती है। ठीक है, ये भाग जाती है वहाँ से, इस डीएनए टेम्पलेट से हमारा गायब हो जाती है। अब यहाँ जैसे यहाँ से गायब हो जाती है, डेट मीन्स कि हमारा टर्मिनेशन हो चुका है कम्प्लीटली। ठीक है, अब ये रहा हमारा कौन सा मॉडल, टॉर्पेडो मॉडल। अब हम बात करेंगे एलोस्टेरिक मॉडल पे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, एलोस्टेरिक मॉडल के बारे में। एलोस्टेरिक मॉडल, तो एलोस्टेरिक मॉडल में भी थोड़ा सा केस सिमिलर ही होता है, इतना ज़्यादा दिमाग मारने वाले कुछ चीज़ है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इतना टफ पूछा नहीं गया है अभी तक ये इसको लेके। तो ये रहा हमारा एलोस्टेरिक मॉडल। तो जब हम एलोस्टेरिक मॉडल की बात करते हैं ना, तो उसमें हमें दिखता है कि थोड़ा सा अलग टाइप की चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, यहाँ तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स देख लिए थे कि ये आते हैं, ये कट कर देता है, तो क्या हो रही होती है इसमें, अलग क्या हो रही होती है, अलग ये हो रही होती है कि ये जो डीएनए टेम्पलेट है ना, यहाँ पे हमें mRNA दिखती है। आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारा पॉली ए ऐसे करके दिख रही थी। ठीक है, पॉली ए दिख रही थी, तो जैसे ही ये पॉली ए जो है ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ जैसे ही ये एनकाउंटर करती है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जैसे ही एनकाउंटर करती है, ये कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस होती है आरएनए पॉलीमरेज में। ठीक है, यहाँ कुछ कन्फर्म, या तो ये कुछ ऐसे करके लूप बन जाएगा, या तो कुछ तो होगा यहाँ पे कि यहाँ कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होती है। कन्फर्मेशन चेंजेस होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाती है, और जो स्ट्रैंड है ना ये हमें अलग से बाहर देखने को मिलती है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये दोनों ही मॉडल अगर ऐसे करके दिख रही है कि एलोस्टेरिक मॉडल है और वहाँ पे टॉर्पेडो मॉडल है, आपको ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें कैसे ये चूज़ करने को मिलता है कि ये जो CPF है ना, ये जाके यहाँ पे कट करेगा या नहीं करेगा, ये कैसे डिपेंड होती है। देखिए, ये डिपेंड करती है कि उस टाइम पे कंडीशन कौन सा, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को चूज़ करना आपको लग रहा होगा कि चूज़ करना पड़ रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस सिचुएशन में। वो ऐसा है कि ये दोनों ही मॉडल वर्क कर सकती है। जो पहले कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो टॉर्पेडो मॉडल आ गया वो जाके पहले काम कर दिया, फिर कभी कभी ये हो सकता है कि एलोस्टेरिक मॉडल आके काम कर दिया, कभी कभी ये दोनों ही मिलके काम कर देगा, क्योंकि हमें टर्मिनेशन से मतलब है, हम फटाफट टर्मिनेशन करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों ही साथ में भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये हो जाता है कि पहला जो आ गया वो वर्क कर दिया, दूसरा जो आ गया वो, मतलब मेन काम है हमारा टर्मिनेशन फटाक से हो जाना, और इसके लिए हम दोनों ही वर्क कर सकते हैं, दोनों ही वर्क कर सकता है साथ में।
ठीक है। आई जस्ट होप आपको ये एलोस्टेरिक मॉडल, वैसे आपको लग रहा था इनिशियली जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि ये बहुत ही कुछ रॉकेट साइंस आने वाला है, कुछ अलग बनने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एलोस्टेरिक मॉडल इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि आरएनए पॉलीमरेज किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। आरएनए पॉलीमरेज ने अगर पॉली ए को पकड़ लिया, उसको अगर पॉली ए के टच में आ गया तो आरएनए पॉलीमरेज फटाक से डिसोसिएट हो जाता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यहाँ पे हो जाती है कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आके अलग से रोल प्ले करती है, कट करती है। ये सारे एंडोन्यूक्लियस का रोल प्ले करेंगे, ये सारे जो भी थे ना, कौन से, मैं यहाँ पे एक सेकंड में इसे हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो थे ये सारे एंडोन्यूक्लियस के रोल प्ले करेंगे क्योंकि बीच में कट कर रहे हैं, और रेट1 और XRN1 एक्सोन्यूक्लियस के रोल प्ले करेंगे। तो आई जस्ट होप आपको समझ आ गया कि एज ए होल की पूरा चीज़ें हुआ क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस ये पॉली ए अगर जैसे ही दिखा है ना, ये दिखते ही वापस से आरएनए पॉलीमरेज अगर रिलीज हो रहा है तो हमें क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाला स्ट्रैंड फिर से छूट जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड बाहर निकल जाएगा। तो ऑब्वियसली इस पर कट करने के लिए फिर से हमें रेट1 XRN1 ये सब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये दो साइमल्टेनियसली ही वर्क करता है, लेकिन एलोस्टेरिक में हमें ये सारे जो एंडोन्यूक्लियस का रोल है ना वो हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द होल डिफरेंस बिटवीन टॉर्पेडो मॉडल एंड एलोस्टेरिक मॉडल ऑफ टर्मिनेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो से क्लियर रही है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, इफ यू वांट me to improve in my way of teaching, you can comment me. I'll definitely go through ये। तो आपको बेटर से बेटर चीज़ें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, मैं तरीका चेंज करूँगी एक्सप्लेन करने की। So that's all for today. Thank you so much for watching guys. Have a nice day and do subscribe to my channel.